हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे यार, आज पता नहीं क्या कर रहा है। आज पूरा गड़बड़ हो रखा है पूरा ना। अरे यार, irritate कर रहा है। यार ये पता नहीं कुछ गड़बड़ हो रखी है क्लास में ना। मैं इसको पेन टैप पे नहीं चला रहा हूँ, उसके ऊपर भी है ना, तब भी ये वरना सेटिंग वेटिंग चेक करने दो यार बच्चों को। पता नहीं क्या कर रहा है आज पेन टैप। एक मिनट ना, मैं पेन टैप चेंज करता हूँ। चलो भाई, चलो। सो बच्चों, एक्चुअली इसका पेन खराब हो गया था। पेन टैप का ना, पेन जो है गिर गया था। और ये गिरने के बाद ना, ये क्या कर रहा है, देखो पूरा चिपका दे रहा है। मतलब बिना उस पर चला ही चल रहा है। ये प्रॉब्लम आ गई थी। ओके, ये सही चल रहा है, ठीक है। हाँ भाई, होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को ढेर सारा। करके आए हैं आप होमवर्क को? ठीक है। एक तो क्वेश्चन भी था जो मैंने आपको लास्ट वाला जो घर से करने के लिए दिया था। मैंने कहा था कि इसको आप ट्राई करके आइएगा। सो देखते हैं बच्चों क्या था वो क्वेश्चन जो है। इसमें थे लास्ट वाला जो है ना, ये वाला क्वेश्चन। हो गया भाई सब बच्चों से? कर लिया आप सारे बच्चों ने? 2 दिन का क्लास मिस हो गया, मत किया करो ना भाई। मिस मत करो एक भी दिन का ना, एट एनी कॉस्ट। सी ऑप्शन आ रहा है बच्चों, क्या इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है? ये सारे बच्चों से हो गया ये वाला? एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? ओके। सो बच्चों, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कॉनकेव मिरर है और उससे 22.5 सेंटीमीटर पे आपने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। फाइंड वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड बिटवीन द टू मिरर सो दैट द फर्स्ट इमेज इन बोथ द मिरर कोइंसाइड। तो बच्चों, दोनों मिरर में जो पहली इमेज बन रही होगी वो कोइंसाइड करनी चाहिए। इसके लिए आपको ये बताना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाना चाहिए, ठीक है। सो बच्चों, ये हो गया। बस हिंट देख लेते हैं एक बार बच्चों को जिनसे नहीं हुआ है, क्योंकि ये मेरी क्लास का इलस्ट्रेशन है। मैं इसको एज ए इलस्ट्रेशन कराता हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्योंकि ये घर से करने के लिए तो मैंने तुम्हें इसलिए दिया था कि आप इसको खुद अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। जो खुद अटेम्प्ट करने वाला टाइम है ना, वो थोड़ा ज्यादा रहेगा, इसलिए। तो यह इन्होंने बोला 22.5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है, प्लेन में रखा हुआ है। इसकी जो फोकल लेंथ है बच्चों, वो माइनस का 10 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। समझ गए बच्चों यहाँ तक? ये था क्वेश्चन जो है। अब ये कह रहा है कि फाइंड वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड बिटवीन द टू मिरर्स सो दैट द फर्स्ट इमेज इन बोथ द मिरर कोइंसाइड। अब ये समझने वाली बात है बच्चों, यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना। अगर मैंने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा, सपोज मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है,
इन्होंने पता बच्चों क्या बोला है, हाँ पुराना वाला फीचर जो है बैक आ गया है। तो अब देखो बना ना डायग्राम, कितना प्यार से बना दिया मैंने, यही तो मेरा फ्रस्ट्रेशन था इसी में। अब अगर एक ऑब्जेक्ट बच्चों यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का ये जो प्लेन मिरर है, इमेज कहां बनाएगा बच्चों, प्लेन मिरर कहां बनाएगा, प्लेन मिरर तो बच्चों यहां पे बना देगा। सो अगर मैं इस डिस्टेंस को x बोल दूं तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है बच्चों, ये 45 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का x के बराबर होगी। अब आप बोलोगे सर 45 बाई 2 कहां से आ गया, ये बच्चों 45 का आधा ही है, ठीक है। तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस भी इतनी होगी या नहीं होगी, 45 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का x के बराबर। तो ये तो बच्चों इमेज बाई प्लेन मिरर है, ठीक है। अब होगा क्या कि प्लेन मिरर तो इमेज इधर बनाएगा बच्चों बैक साइड में, ये जो कॉनकेव मिरर है बच्चों वो भी उसी जगह पे इमेज बनाना चाहिए। तो रेज बच्चों ऐसे जानी चाहिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? वो तो खैर एक्चुअली इंटरसेक्ट यहाँ पे करेंगी नहीं, लेकिन देखो बच्चों ये जो कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉनकेव मिरर का इमेज कहलाएगा, चाहे वहां पे इंटरसेक्ट करे या ना करे। लेकिन इनको एक्सटेंड कराने पे अगर आप इनको इंटरसेक्ट करवाओगे तो यहीं पे बच्चों कॉनकेव मिरर का भी इमेज बन रहा होगा। तो ये इन्होंने सिचुएशन हमें दी थी कि दोनों की इमेज, पहली इमेज दोनों की एक ही जगह पे बने। तो आपको ये बताना है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाना चाहिए, ठीक है। सो कौन से वाले कौन के मिरर से कितना डिस्टेंस पर रखना चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी थी। आपको ये समझ में आ रहा है बच्चों कि इस कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट इधर है, तो इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि जो रेज आएंगी इस कॉनकेव मिरर के लिए, जो इंसिडेंट रेज होंगी वो ये वाली होंगी या नहीं होंगी, ये जो बीच में आ रही है ये वाली रेज बच्चों इंसिडेंट रे कहलाएंगी, ठीक है। और ये बच्चों रिफ्लेक्टेड कहलाएंगी। सो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम पॉजिटिव मानते हैं, तो यू जो होगा ना बच्चों यहाँ पे वो माइनस का एक्स के बराबर होगा। और वी जो होगा ना बच्चों बेसिकली दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, तो एक माइनस बाहर लगा लेना बच्चों। माइनस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि वो इधर की तरफ है। और अब इस डिस्टेंस को लिख दो बच्चों, टोटल डिस्टेंस को, तो 45 डिवाइडेड बाई 2 प्लस दिस, तो ये हो जाएगा बच्चों 45 माइनस का एक्स के बराबर। तो 1 अपॉन वी प्लस का 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। और यहां से बच्चों 1 अपॉन वी की वैल्यू, मतलब सारी वैल्यू जब पुट करोगे ना तो माइनस सब में से कॉमन आ जाएगा बच्चों ना, एक ये वाला माइनस, एक बच्चों इसका भी माइनस होगा वो कॉमन आ जाएगा, और एक यहाँ पे जो -10 आएगा ना बच्चों उसका भी माइनस होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? 2x नहीं आएगा भाई, मैंने ये डिस्टेंस ये डायरेक्ट लिख दी 45 डिवाइड बाई 2, ये 45 डिवाइड बाई 2 मैंने डायरेक्ट लिख दी, दिस प्लस दिस कर दिया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से x को तुम कैलकुलेट करके देख लो। देखो मैं तो ये कहूंगा कि x की वैल्यूज ना यहाँ से जो वैल्यूज है उनको पुट कर करके एक बार देख लेना। ऑप्शन में दे रखी है 15, देखते हैं x की वैल्यू 15 पुट करके देखना बच्चों। तो 1/15 आएगा और 1/30 आएगा, तो 3/30 आ रहा होगा कुछ, मतलब 1/10 के बराबर आ रहा होगा, x इक्वल टू 15 आ रहा होगा बच्चों फ्रॉम दी कॉनकेव मिरर, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्या ये आप लोगों को सबको समझ में आ गया बच्चों कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे? ठीक है सर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकंड वैल्यू 30? एक्चुअली इस केस में वो पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। इस केस में वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए होता। 30 का मतलब समझ रहे तुम? 30 बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 30 आएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है 30 के बराबर आ रही होगी। सो अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता तो क्या वो फिर तो प्लेन मिरर उसका इमेज ही नहीं बना पाता, ठीक है। तो सेकंड वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि कॉनकेव मिरर की बच्चों देखो, कॉनकेव मिरर की अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे इमेज बनेगा उसका ना, इस वजह से 30 तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती ना बच्चों। इन दोनों मिरर के बीच में ही रखना है ना, दोनों मिरर के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है दैट इज 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो तो वैसे पॉसिबल नहीं हो सकता। सो क्या बच्चों मैं आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट कंसीडर करके चलूं कि तुम लोगों को इमेज फॉर्मेशन आ चुका है। अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा होगा तो आप उसका बड़े आराम से इमेज फॉर्मेशन कर लोगे। हाँ जी, ये वाली बात तुम लोगों को सबको समझ में आ गई बच्चों? सर हमें साइन, सर कॉनकेव मिरर का इमेज, कॉनकेव मिरर का इमेज एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब क्या?
कॉनकेव मिरर की इमेज की पोजीशन मेरे को पता है ना, जहां प्लेन मिरर का इमेज बन रहा है वहीं पे कॉनकेव मिरर का इमेज बन रहा है। जहां प्लेन मिरर इमेज बनाएगा ना उसी जगह पे कॉनकेव मिरर बनाएगा, यही तो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है। जहां प्लेन मिरर बनाया ना वहीं पे कॉनकेव मिरर बनेगा। अच्छा बच्चों एक चीज पता है तुम्हें, अगर आप इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करके देखो ना, ये 7.5 सेंटीमीटर आ रही होगी और ये वाली भी बच्चों 7.5 सेंटीमीटर आ रही होगी। बच्चों पता है कॉनकेव मिरर ने जो इमेज बनाया ना यहाँ पे, वो इस वाले मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। कॉनकेव मिरर ने जो इमेज बनाया है यहाँ पे, वो इस वाले मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। फिर ये इन रेज को इधर भेज देगा और बच्चों ये वाला मिरर ना दोबारा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज बना देगा, क्योंकि 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर, तो ये जो है ना इन रेज को बच्चों वापस भेज देगा। ये समझ में आया बच्चों? v का वैल्यू यार यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा या नहीं होगा, ये डिस्टेंस v का वैल्यू होगा या नहीं होगा, ये वाला। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे को पता है ना 45 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 45 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का x के बराबर है। दोनों को कर दिया मैंने ऐड, तो 45 डिवाइडेड बाई 2 45 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 45 माइनस का x के बराबर, क्योंकि नेगेटिव साइड में इसलिए बच्चों माइनस लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने देखो ध्यान रखना, यहाँ पे एक माइनस आएगा, यहाँ भी एक माइनस आएगा, यहाँ भी एक माइनस आएगा, उस माइनस को मैंने पहले ही उड़ा दिया है भाई। देखो या तो अपना दिमाग, मतलब तुम दिमाग कैसे लगा रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 45 माइनस 2x कैसे होगा, कहां से डिस्टेंस मेजर करते हैं मिरर के लिए? इसके लिए यहां से मेजर करेगा ना डिस्टेंस, अरे मिरर के पोल से मेजर करेगा ना, मिरर का पोल तो यहाँ पे, यहां से वहां तक की डिस्टेंस को भी बोलेगा ना, इस डिस्टेंस को यू बोलेगा। तू मेजर कर रहा है यहां से यहां तक, समझ में आया बच्चों? साइन बता दो यू एंड बी नेगेटिव क्यों लिए। तो हिमांशु आपकी पहली क्लास है, ये पहली क्लास है, बिकॉज आपको अटेंड नहीं करनी चाहिए अगर पहली क्लास है ना आपकी। बिकॉज अगर साइन अगर आपको नहीं पता लग रहे ना अभी भी, अगर आपको यू और बी के साइन अभी भी पता नहीं लग रहे, तो मतलब लाइक आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं की है, मुझे पता है। भाई एक यहाँ पे जो जो बच्चे रेगुलर है ना, उनको उनको डाउट आ ही नहीं सकता इस साइन कन्वेंशन वाला। मैंने बताया है मिरर के केस में, तो मैंने तुम्हें सीधा ही बोल दिया है कि मिरर के जो पीछे की तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट और इमेज होंगे, जिधर पॉलिश कर रखी है उधर की तरफ, तो वो नेगेटिव होंगे, वो पॉजिटिव होंगे हमेशा यू और बी की वैल्यूज, और सामने अगर होगा तो वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे जो है सामने से ही आ सकती है मिरर के केस में। सारी डिस्टेंस हमें यहां से मेजर करनी है, तो अगर मुझे इधर इंसिडेंट रे के अपोजिट जाना पड़ रहा है तो वो सारी डिस्टेंस नेगेटिव होंगी। जैसे इसकी डिस्टेंस माइनस एक्स होगी, इसकी मतलब यू जो होगा ऑब्जेक्ट का पोजीशन वो माइनस एक्स होगा, ये जो होगा वो माइनस का 45 माइनस एक्स के बराबर आया। आई बात समझ में बच्चों? ओके ओके चलो बच्चों ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा यहां तक जो मैंने तुम्हें कल क्वेश्चंस दिए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इन 3 क्वेश्चन के बाद साइन कन्वेंशन, जिन बच्चों ने रेगुलर क्लास अटेंड की है उनको साइन कन्वेंशन में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है हाँ, साइन कन्वेंशन में नहीं होगी, और ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन का रिलेशन आप लोगों को इस फॉर्मूले को 1/v प्लस का 1/u इक्वल टू 1/f वाले फॉर्मूले को आप आराम से यूज कर लोगे। ठीक है तो ये मेरा ऐसा मानना है। चलो भाई सब हो जाएंगे तेरे से। आज की क्लास और अटेंड कर ले, मैंने तो वो तेरे को उस दिन अटेम्प्ट करने के लिए दिए थे। ठीक है आज की क्लास अटेंड करने के बाद ना तेरे को सब होने लगेगा। ओके अब अब बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है अब क्या पढ़ने वाले बच्चों हम लोग जो है, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। अब बच्चों अभी तक हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई थी। ठीक है अभी तक हमने क्या किया था बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई थी। अब बात करेंगे बच्चों इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। बच्चों इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। सबसे पहले कौन सा वाला मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे बच्चों? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो। ठीक है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, एक कॉनकेव मिरर है यहां पे इस तरीके से रखा हुआ है बच्चों, सो ये कॉनकेव मिरर है बच्चों,
और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों ये ए और ये हो गया बच्चों बी, ठीक है। तो ये बच्चों एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। डिस्कशन में अगली क्लास में ले लूंगा थोड़ा सा, ठीक है। अभी मुझे और पढ़ा देने दो, आज का मतलब मुझे ये स्पेरिकल मेरा खत्म करा देने दो, ठीक है। आज आप दोबारा करोगे ना उन्हीं क्वेश्चंस को, आज आपसे आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग ही होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक और बार मौका दे रहा हूँ मैं आपको, आप उनको एक और बार ट्राई करना आज, ठीक है। आज हो जाएंगे तुम लोगों से ना वो क्वेश्चन जो है। समझो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से, और ये बच्चों एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे बच्चों फोकस है, ठीक है। और ये एक इस तरीके से मिरर आपको दे रखा है। अब आपको इसकी इमेज बनानी है बच्चों। इस ऑब्जेक्ट की हाइट भी दे रखी होगी एचओ के बराबर। आपको इमेज की हाइट भी पता करनी है कि इमेज की हाइट कैसी आएगी, इमेज बनेगी कहाँ पे, बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, इसी को बच्चों मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। मैग्नीफाइड बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी बच्चों, ये सारी की सारी बातें हमें इसके बारे में पता करनी होती है, ठीक है। ये वाली बात आप सारे बच्चों को क्लियर है? यस बच्चों, जो हमने सारा के सारा जो डिस्कशन कर रहे हैं ना उसमें वो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वैलिड होगा, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसका क्या बनाना है बच्चों, इमेज बनाना है। तो एक काम करता हूं मैंने क्या किया कि तुम्हें पता है कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट ऑब्जेक्ट, यही बताया था मैंने आप लोगों को। तो आप ये बोलोगे कि सर ठीक है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ये होगा, मैंने कहा ठीक है इसकी इमेज बना लो। एक ये वाला होगा बच्चों एंड पॉइंट बी होगा, उसकी इमेज बना लेते हैं। बाद बाकी का हमें आइडिया लग जाएगा कि बाद बाकी की इमेज कहां पे बन रही होगी, ठीक है। सो बच्चों हमने क्या किया कि हमने ए का इमेज बनाया। तो कल बच्चों इसका डेरिवेशन कराया था मैंने, ए का इमेज बनाने वाला जो फंडा जो डेराइव करवाया था मैंने, याद है आपको। तो ये जो है रे बच्चों इधर से ऐसे निकल के चली गई, ठीक है। ऐसे करके बच्चों ये निकल के चली गई, ये वाली ऐसे निकल के चली गई। एक रे भेजी बच्चों मैंने, ये वाली इधर गई बच्चों रे यहाँ से, और ये लौट के बच्चों इसी रास्ते आ गई। तो ए का इमेज कहां पे बन गया बच्चों, ए का इमेज यहाँ पे बन गया। अच्छा इस फोकस को लिखने की हमें अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ए का इमेज बच्चों हमारे पास यहाँ पे बन गया, और उसको बोल दिया हमने ए डैश। ए का इमेज बन गया बच्चों हमारे पास ए डैश, ओके। अब बच्चों मेरे को ये पता है कि ए का इमेज तो यहाँ पे, ठीक है। बी का जो इमेज होगा ना, बी का इमेज मुझे ये पता है कि बी का इमेज ए से पास होने वाली इस लाइन पे लाई करना चाहिए, क्योंकि बी के लिए भी बच्चों, बी के लिए भी जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम है। जो ए का एक्स कोऑर्डिनेट है बच्चों वही बी का एक्स कोऑर्डिनेट है या नहीं। हाँ भाई, ए का एक्स कोऑर्डिनेट और बी का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है या नहीं। और एक्स कोऑर्डिनेट का रिलेशन क्या होता है, 1/u प्लस का 1/v इक्वल टू 1/f के बराबर। मतलब बी का जहां इमेज बन रहा होगा वहां का एक्स कोऑर्डिनेट वही रहेगा जहां पे ए का एक्स कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मेजर किया जाता है। मतलब बी वाला इस वाली लाइन पे लाई कर रहा होगा बी का इमेज, ठीक है। तो ए का इमेज पता करके हमने ए का इमेज पता कर लिया। ए का इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगा क्योंकि ए प्रिंसिपल एक्सिस पे। मैंने तुम्हें बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वाली लाइन जो होगी रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड, हर एक रिफ्लेक्टेड रे इमेज से पास होगी। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली जो रे है ये भी इमेज से पास होनी चाहिए। मतलब इमेज को प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होना पड़ेगा ये वाले के इमेज को। ये भी मैंने तुम्हें कल बता दिया था। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है बच्चों? तो मुझे पता लग गया कि ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ये है, तो बी का भी एक्स कोऑर्डिनेट यही होना चाहिए। तो बी मतलब इस वाली लाइन पे लाई कर रहा होगा। तो अब हमने कहा कि भाई बी की इमेज कैसे बनाएंगे। तो बी से बहुत सारी रेज भेजेंगे, वो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहां पे बी का इमेज बनेगा। तो मैंने कहा कि बहुत सारी क्यों, कोई एक रे पकड़ लो, क्योंकि हर एक रे आफ्टर रिफ्लेक्शन बी के इमेज से पास होनी चाहिए। तो मैंने कहा कोई एक रे पकड़ लो, वो इस लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट कर रही होगी वहां पे इसका बी का इमेज बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आप सारे लोगों को? तो हमने कहा कि ठीक है जी, अगर मैं प्रिंसिपल एक्स मतलब पोल पे, अगर मैं एक लाइट रे पोल पे इंसिडेंट कराऊं बी वाले पॉइंट से, तो बच्चों लाइट रे जो पोल पे आई होती है ना, पोल पे जो आई होती है, क्योंकि अब ये प्रिंसिपल एक्सिस उसके लिए नॉर्मल का काम करेगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा। पोल पे आने वाली जो रे होती है बच्चों वो मिरर इमेज बनाती है किसके अबाउट, प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट। क्योंकि तुम्हें पता लग गया ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट वो मिरर इमेज बनाती है, जैसे आएगी ऊपर से वैसे जाएगी नीचे से। क्या ये बात समझ में आ गई? ये एंगल दोनों बराबर समझ में आ गया आप लोगों को?
ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने तुम्हें बोला था कि इसकी जो बी से चलने वाली कोई भी इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन बी के इमेज से पास होनी चाहिए। मुझे ये पता था कि बी का इमेज इस वाली लाइन पे बनेगा और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, तो हमें ये पता है कि इस वाली लाइन पे होना चाहिए इमेज और इस वाली लाइन पे भी होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे भी इमेज से पास होनी चाहिए। तो यही वाला पॉइंट बी का इमेज बनेगा या नहीं बनेगा? आपने कहा हाँ सर, ये वाला पॉइंट जो बी का इमेज बन जाएगा। तो बच्चों बी का इमेज यहाँ पे इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया इसका बी का इमेज। आपको समझ में आ गया बच्चों? और बाद बाकी पॉइंट्स के लिए भी सेम फंडा लगेगा बच्चों। यहां से कोई अगर रे भेजोगे ना तुम इस पे प्रिंसिपल पोल पे, तो देखो बच्चों वो जितने एंगल पे आ रही होगी उतने एंगल पे इधर जाएगी बच्चों, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो इस वाले पॉइंट का इमेज यहाँ पे बनेगा, मतलब सारे पॉइंट्स का इमेज यहाँ पे ऐसा बन जाएगा और ये बन गया बच्चों तुम्हारे पास इमेज। क्या आपको इमेज फॉर्मेशन समझ में आया इसका? हाँ भाई, इमेज फॉर्मेशन समझ में आया? देखो बच्चों, ठीक है बच्चों, ये वाली बात समझ में आ गई आपको? तो ये इमेज बन गया बच्चों ना, यहाँ पे ये रेड वाला जो है ना इमेज बन गया। बी को पोल पे ही क्यों लिया? देखो बच्चों, पोल वाली जो रे है ना वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे कर रही है। तू बता, मैंने कोई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वायलेट किए यहाँ पे कहीं? बिल्कुल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाए प्रॉपर्ली, तभी जा रही है वो इधर से। ठीक है, इस वजह से। ग्रीन और व्हाइट रिफ्लेक्टेड रे का, ग्रीन और व्हाइट रिफ्लेक्टेड रे का, इस वाली का। देख यहाँ पे जो तू कह रहा है, तू सोच रहा होगा कि सर यहाँ पे जो, तो भाई देख ये जो व्हाइट वाली है ना वो अलग पॉइंट से आई है और ये वाली अलग पॉइंट से आई है। एक पॉइंट से चलने वाली सारी इंसिडेंट रे का आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो उस पॉइंट का इमेज कहलाता है। समझ गए? तो व्हाइट वाली अलग पॉइंट से जा रही है, ग्रीन वाली अलग से जा रही है, तो फिर हम उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है सर, मतलब एंड पॉइंट की इमेज बनानी है, बस एंड पॉइंट की इमेज बनानी है, बाद बाकी की बीच में बन रही होगी। ये हो गया बच्चों काम खत्म। क्या ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों? ये इमेज आ गया हमारे पास इसका। इसको बोलते हैं बच्चों पोल, पी हो गया। ठीक है, अब मुझे इस इमेज का क्या पता करना है बच्चों? साइज वगैरह पता करना है मुझे, पता करना है बड़ी बनेगी छोटी बनेगी क्या होगा। ठीक है, ये सारी की सारी बातें बच्चों मुझे करनी है। उसको बोलते हैं बच्चों मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमें ये आइडिया दे देता है बड़ी बनेगी छोटी बनेगी इन्वर्टेड बनेगी इरेक्ट बनेगी, वो सारी की सारी बातें बच्चों हमें वहां से पता लग जाती है। बच्चों जो मैग्निफिकेशन होता है ना वो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं बच्चों मैग्निफिकेशन। दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। अच्छा, अब आ जाओ बच्चों इस वाले केस में आ जाओ। तुम्हें क्या दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, दोनों दिखाई दे रहे हैं बच्चों। क्या तुम ये कह सकते हो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है? हाँ भाई, क्या ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है? आपने कहा हाँ सर सिमिलर है, क्योंकि देखो ये तो नॉर्मल है दोनों का, ये एंगल दोनों के बराबर हो गए, ये 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री। ठीक है, दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलरिटी की कंडीशन लगा दें बच्चों फिर हम जो है, मैंने कहा कि ए डैश पी डिवाइडेड बाई ए पी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। ये कंडीशन लगा दी बच्चों अपन ने। अब बच्चों इस वाले के हिसाब से हम जो है साइन यहाँ पे पुट करेंगे। क्या आपको ये समझ में आ रहा है बच्चों के ए डैश बी डैश माइनस का एच आई के बराबर है, नीचे की तरफ है। ए बी बच्चों एच ओ के बराबर है। एपी बच्चों माइनस का यू के बराबर है और ए डैश पी बच्चों माइनस का वी के बराबर है। अगर मैं इन सब की वैल्यूज को यहां पे लाके पुट कर दूं तो यहां पे बच्चों माइनस का एच आई आएगा, यहां पे एच ओ आएगा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का वी डिवाइडेड बाई माइनस का यू। सो अगर इस माइनस को, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस माइनस को उधर भेज दो क्योंकि मैग्निफिकेशन में तो एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ होता है। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास माइनस का v डिवाइडेड बाई u के बराबर। बच्चों ये कहलाता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आ गया बच्चों तुम्हारे पास माइनस का v डिवाइडेड बाई u के बराबर। मतलब आपको 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पहले, उससे आपको मैग्निफिकेशन पता लगेगा क्योंकि वहां से आप पहले v पता कर चुके होगे, v और u की वैल्यू पता होगी तभी आप मैग्निफिकेशन को पता कर पाओगे। बच्चों ये फॉर्मूला आप याद रखोगे मैग्निफिकेशन का, माइनस का v अपॉन u के बराबर बच्चों इसका मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, ओके, इससे बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन।
बिल्कुल लिख लीजिए भाई, आपको रिवीजन करने के टाइम पे आसानी रहेगी। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूला लिख लेना, लेकिन डेरिवेशन में तो कहूंगा लिख लो बच्चों, कोई वो जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे। हमारे पास आधा 15 मिनट जो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ ना, वो इसी डेरिवेशन के नाम पे कर दो। डेरिवेशन से बच्चों आपको क्लैरिटी तो आएगी। देखो आपको, मुझे नहीं पता आपको 10th में या आपके 11th 12th में कैसा पढ़ाया गया था, कितना डेप्थ में पढ़ाया गया था, लेकिन डेरिवेशन से ही आप टॉपिक से कनेक्ट फील कर पाते हो। हाँ, एक और मैग्निफिकेशन होता है। ट्वेंटी 22 की एडवांस क्लासेस कंटिन्यू कर दी हूँ मैंने ना। आज रात को भी है। हाँ तो कोई नहीं, अगर मैं कुछ बच्चों को, आपकी मर्जी है, आप आना चाहो, आपके पास मुझे लगता नहीं टाइम होगा। टाइम है तो आ जाना, रात को 10 बजे से होगी, 10 से 11 एडवांस क्लासेस। देखिए भाई, अगर तुम सोचोगे 5 या 6 दिन में क्लास अटेंड करने के बाद एकदम सब चीजें चेंज हो जाएंगी और आपका नेचर ही चेंज हो जाएगा, मतलब जो हैबिट है आपकी, पहले क्वेश्चंस का साथ जो सीन था, उसे टाइम लगेगा। गिव अप मत करो, 1-1.5 महीना दो पहले ना चीजों को, 2 महीने भी लग सकते हैं किसी किसी को ना वो मोमेंटम पकड़ने में, फिर तुमसे क्वेश्चन होना चालू हो जाएंगे। 5 बजे बच्चों आप लोगों के लिए ना, ड्रॉपर वालों के लिए एक इंटरेक्टिव सेशन रखा है, तुम उस वाले सेशन को अटेंड कर लेना। आप में से किसी की भी कोई क्वेरीज हो, मतलब तुम लोगों जैसे पूछ रहे हो ना जो चीजें प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ पूछना है आपको, वो 5 PM वाले सेशन में आप आके पूछ लेना। आज मैंने 5 बजे आपके लिए एक इंटरेक्टिव सेशन रखा है। मैं पहले रखता था, बीच में क्या है कि थोड़ा सा मोमेंटम खराब हो गया, अदरवाइज मैं बच्चे जब नए नए बच्चे आते हैं ना, उनके साथ मैं इंटरेक्ट करने के लिए ऐसे सेशंस लगा लेता हूँ जिससे उन्हें ये सिस्टम समझ में आ जाए, थोड़ा ऑनलाइन ऑफलाइन में जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन दूर हो सके। ठीक है, लिंक मैंने ग्रुप वगैरह में शेयर कर दी है, मैं तुम्हारे इस पे भी डाल दूंगा। ठीक है, इसमें अपडेट सेक्शन में भी सेंड कर दूंगा। चलो बच्चों आगे बढ़े, लिख लिया तुम लोगों ने? तो बच्चों जो मैग्निफिकेशन आया ना हमारे पास, अगर ये मैग्निफिकेशन आया बच्चों माइनस का v डिवाइडेड बाई u, ठीक है, अगर m ग्रेटर देन 0 होता है बच्चों, तो इसको बोलते हैं बच्चों इरेक्ट इमेज। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इरेक्ट इमेज। बच्चों m ग्रेटर देन 0 कब होगा? हाँ भाई, m ग्रेटर देन 0 कब होगा? when u and v have opposite sign, v and u have ऑपोजिट साइन, जब दोनों के ऑपोजिट साइन होंगे बच्चों, u और v का बच्चों अपोजिट साइन होगा, तभी तो m पॉजिटिव आएगा। मतलब रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज जब भी बनेगा ना, दोनों एक इधर उधर होंगे, तभी बच्चों इरेक्ट बनेगा, तो इरेक्ट इमेज बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप सारे बच्चों को? जब दोनों बच्चों अपोजिट साइड पे होंगे ना, तभी इरेक्ट इमेज बनेगा, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज भी वैसे ही बनेगा। क्या ये बात क्लियर है बच्चों आपको? अच्छा, m अगर लेस देन 0 है, इसको बोलते हैं बच्चों इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज बच्चों, इन्वर्टेड इमेज कब बनेगी? ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ ऑन द सेम साइड, ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ ऑन सेम साइड, जब दोनों सेम साइड पे होंगे ना बच्चों, तब ऐसा होगा। ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज अगर बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का अगर वर्चुअल इमेज बनेगा, तो बच्चों इन्वर्टेड इमेज बनेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई दोनों के दोनों बच्चों? इरेक्ट और इन्वर्टेड के लिए क्या कंडीशन रहेगी यहाँ पे? ठीक है, ओके, लिख लो बच्चों जल्दी से यहां तक। देखो भाई, ड्रॉपर वाली जो स्पीड है ना वो भी आएगी। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे को कंफर्ट, मतलब बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, मैंने ऐसा देखा है। इसमें इसमें टाइम भी ज्यादा दे रहा हूं मैं, तुम थोड़ा मेरी, तुम्हारी और मेरी फ्रीक्वेंसी भी मैच कर जाएगी, इजी भी है, समझने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जब हम एक बार मोमेंटम पकड़ेंगे ना बच्चों, मैकेनिक्स में एंट्री लेंगे, तो फिर वहां पर कोई
पीछे देखने का मौका नहीं होगा फिर हमारे पास ना, फिर तो वहां पे मतलब चीजें चलती जाएंगी, बस चलती जाएंगी, रुकने का नाम नहीं लेंगी बच्चों वहां पर चीजें। ठीक है भाई, m लेस देन 0 इन्वर्टेड इमेज, m ग्रेटर देन 0 इरेक्ट इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कभी बन सकता है, देखेंगे भाई, ये तो तुम्हें बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, बिल्कुल बनता है। यहां तक समझ में आ गए बच्चों? 2 पॉइंट समझ में आ गए तुम्हें? थर्ड पॉइंट बच्चों, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ m ग्रेटर देन 1 है बच्चों, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं बच्चों, मैग्नीट्यूड, थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बच्चों। कर लिया बच्चों, हो गया। अगर बच्चों इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है तो इसको बोलते हैं बच्चों एनलार्ज्ड इमेज, बड़ी इमेज बन रही है बच्चों ना, एनलार्ज्ड इमेज। ये बच्चों कब बनेगी? मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ वी ग्रेटर होना चाहिए बच्चों मॉड ऑफ यू से, डिस्टेंस ऑफ इमेज ज्यादा होनी चाहिए बच्चों, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, इमेज फ्रॉम मिरर बड़ी होनी चाहिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। सो बच्चों अगर ऑब्जेक्ट पास में और इमेज दूर बन रही है तो एनलार्ज्ड इमेज बनेगी बच्चों। ठीक है, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। और फोर्थ पॉइंट आ जाएगा बच्चों कि m लेस देन 1, इसे बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज, छोटी इमेज बनेगी बच्चों ऑब्जेक्ट से, अगर मॉड ऑफ v लेस देन है मॉड ऑफ u से। मॉड क्यों लगा रहा हूं बच्चों? ताकि आप नेगेटिव में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अगर इमेज ज्यादा पास बन रही है ना एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मिरर से ज्यादा दूर है, इमेज पास बन रही है, जैसे इस वाले केस में हमने जिसमें डेरिवेशन किया है बच्चों, इसमें कौन दूर है? ऑब्जेक्ट। इमेज पास में, तो इमेज बच्चों छोटी बन रही है, इमेज, इसे डिमिनिश्ड इमेज बोलेंगे। ठीक है, डिमिनिश्ड, एनलार्ज्ड, ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इसे बोलते हैं बच्चों ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ये कहलाता है बच्चों ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ओके, आगे बढ़े फिर बच्चों, एक क्वेश्चन सॉल्व करें। सो बच्चों यहां पे एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर दे रखी है। सो फोकल लेंथ इज बच्चों 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, फोकल लेंथ बच्चों इसकी 40 सेंटीमीटर के बराबर हो गई। एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है बच्चों जो कि 2 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ है और मिरर से बच्चों, मिरर से 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ओरिजिन बच्चों यहां पे मानना है, एक्स एक्सिस इधर हो गई, वाई एक्सिस बच्चों इधर हो गई। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। तो इसकी इमेज के बच्चों कोऑर्डिनेट आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है बच्चों, दिस इज एन पॉइंट ऑब्जेक्ट। बच्चों जब भी पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा तो मैग्निफिकेशन की बात नहीं करनी, लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट बच्चों अगर ऊपर या नीचे होगा ना, प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं होगा तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा बच्चों पिक्चर में। ठीक है, बताओ बच्चों जल्दी से, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज, इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कुमार ने आंसर दे दिया है 80,2।
80 कॉमा माइनस टू। ओके, सारे बच्चों ने एक ही तरीके के आंसर दिए। -80 कॉमा माइनस टू। ओके, सो तुम लोगों को ये लग रहा है कि इसके फोकस पर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जब ऑब्जेक्ट होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनता है ना। वाह मेरे शेरों, क्या दिमाग लगाया तुमने। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका ना इधर ही तो होता है, इधर थोड़ी होता है। ठीक है, चलो भाई, पता नहीं क्या सोच रहे हो तुम। इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी या नहीं होगी बच्चों? इधर वाली डायरेक्शन और इधर वाली डायरेक्शन सब नेगेटिव होगी। यहां से सारी डिस्टेंसेस मेजर होंगी। तो बच्चों इसका जो u होगा, मुझे जल्दी बताओ u क्या होगा। u माइनस का 80 के बराबर होगा या नहीं होगा? f बच्चों 40 के बराबर होगा या नहीं होगा? 1 अपॉन v प्लस का 1 अपॉन u इजिकल टू 1 अपॉन 40 होगा या नहीं होगा? तो 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन 40 प्लस का 1 अपॉन 80, तो 3 डिवाइडेड बाई 80 होगा। तो v की वैल्यू आ रही होगी बच्चों 80 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। पहले तो ये समझो, और ये पॉजिटिव की आ रही है मतलब इधर जाके, ठीक है, 80 डिवाइडेड बाई 3, 80 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। मैग्निफिकेशन जो होता है वो माइनस का v डिवाइडेड बाई u के बराबर होता है। मान लो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट होता, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो माइनस का v डिवाइडेड बाई u, तो ये हो जाएगा बच्चों y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो माइनस का v डिवाइडेड बाई u, तो अगर आप इसको वैल्यूज को पुट करोगे ना तो माइनस का 80 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस का 80 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना है बच्चों? 2 सेंटीमीटर के बराबर, तो 2/3। और y कैसा आ रहा है बच्चों? 2/3 पॉजिटिव का। y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज 2/3 आ रहा है और वो भी पॉजिटिव का, मतलब इमेज यहाँ पे कहीं बनेगा ऐसे, ये 2/3 के बराबर होगा हाइट, और यहाँ पे बच्चों इमेज बन रहा होगा। सो द आंसर इज 80/3 कॉमा 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, आया बच्चों समझ में? सारे बच्चों को समझ में आ गया? सारे बच्चों को ऐसे करके बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जो है सॉल्व करोगे। डन 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 डन। बताओ क्या परेशानी आई इसमें? फॉर्मूला लगाया ना, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया, m इज इक्वल टू माइनस का v बाई u। सारी वैल्यू ढंग से पुट कर दी। ओके, चलो बच्चों एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी वैसी है, इसलिए मैं इसको पीडीएफ फॉर्मेट में लाया हूं। ठीक है, in the shown figure m1 and m2 are the concave mirror of same focal length 10 centimeter. AB and CD are their principal axis respectively. A point object O is kept on the line AB at a distance of 15 centimeter from mirror M1. The distance between the mirror is 20 centimeter considering the two successive reflections, first on M1, second on M2. The distance of the final image from the line AB. आपको बच्चों ये बताना है। ठीक है, यस, जल्दी नोट कर लो क्वेश्चन को ना। क्वेश्चन नोट करो, ये इलस्ट्रेशन है, क्लास इलस्ट्रेशन आपके नोटबुक में होना चाहिए। ठीक है, और लैंग्वेज बच्चों एज इट इज रखना, रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। आज का मत सोचो कि आज समझ में आया नहीं आया। आज से 6 महीने बाद जब रिवीजन कर रहे होगे उस टाइम पे टॉपिक को पूरा रिकॉल कर पाओगे नहीं कर पाओगे। कोऑर्डिनेट नहीं समझ में आ रहा है, ओरिजिन दे रखा था तेरे को, उधर 80/3 ऊपर 2/3, मतलब मैंने YO बाई YI लिखा है ना बच्चों, वो YI बाई YO लिखा है जो Y कोऑर्डिनेट, वो HI डिवाइड बाई HO है, वो एक तरीके से ना हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो एक ही चीज हो गई। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आई उससे, तो 2/3 ऊपर की तरफ आएगा। वैसे भी रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज क्या होता है बच्चों? इरेक्ट होता है, तो अगर ये ऊपर था तो वो भी ऊपर ही आएगा।
बताओ भाई, इस वाले का आंसर बताओ जल्दी से। आज शैम्पू क्या लगा लिया बालों में, चंपू जैसे हो गए। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आ रहा है, मेजॉरिटी का है। बी ऑप्शन भी आने लगा, सी ऑप्शन भी आने लगा। बी ऑप्शन आ रहा है फॉर श्योर। चलो, सो दो मिरर है बच्चों यहाँ पे, M1 हो गया, M2 हो गया, ठीक है। दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। क्या है बच्चों? दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस में 3 सेंटीमीटर का गैप है। ओके, इन्होंने बोला है कि कॉनकेव मिरर ऑफ सेम फोकल लेंथ है, दोनों की फोकल लेंथ बच्चों 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ABCD आर देयर प्रिंसिपल एक्सिस रेस्पेक्टिवली। अ पॉइंट O इज केप्ट ऑन लाइन AB एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर M1 वाले से। ये डिस्टेंस बच्चों 20 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। कंसिडरिंग टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फर्स्ट ऑन M1, पहले इस पे कंसिडर करना है, फिर इसके इमेज को दूसरे वाले मिरर के लिए बच्चों ऑब्जेक्ट मानना है। ये वाली बात समझ में आई आपको? इस मिरर ने जो इमेज बनाया ना बच्चों, वो दूसरे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इसमें बच्चों दोनों पे इमेज नहीं बनाने डायरेक्ट, पहले M1 पे इमेज बनाना है और फिर M1 के इमेज का इमेज बनाना है बच्चों M2 पे। ये वाली बात क्लियर हो गई सारे लोगों को? सक्सेसिव रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? ये होता है बच्चों ना, फाइनल डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम AB बतानी है आपको। यहाँ पे तो वो दे ही नहीं रखा, क्या कहते हैं, डायग्राम। सो अभी बना लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा था बच्चों ना। ओके, सो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 15 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट है। तो पहले बच्चों रिफ्लेक्शन कैसे होगा? पहले रेज जाएंगी इस वाले पे, ऐसे जाएंगी, नहीं जाएंगी, इस तरीके से इस वाले मिरर पे जाएंगी बच्चों। इस वाले मिरर के लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी या नहीं होगी? कौन से मिरर के लिए बच्चों? M1 के लिए। M1 के लिए वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, और ये डायरेक्शन बच्चों नेगेटिव होगी या नहीं होगी? आप बोलोगे सर यस। तो बच्चों जो U1 होगा वो माइनस का 15 सेंटीमीटर आएगा। F1 बच्चों क्योंकि कॉनकेव मिरर है इसलिए माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा। बताया था कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है बच्चों। तो 1/V1 माइनस का, सॉरी 1/U1 इज इक्वल टू 1/F1 होगा बच्चों। पहली इमेज कहां बनेगी? तो 1/V1 प्लस का 1/माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/माइनस का 10। तो 1/V1 आ जाएगा बच्चों हमारे पास, यहाँ नीचे 30 एलसीएम आ जाएगा बच्चों, माइनस का 3 प्लस का 2। V1 की वैल्यू आ रही होगी बच्चों माइनस का 30 सेंटीमीटर के बराबर। इसका मतलब समझ में आया तुम्हें कि ये रेज बच्चों वापस जाएंगी, कहां जाएंगी वापस?
वापस 30 सेंटीमीटर पे यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो ये रेज वापस जाएंगी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे 30 सेंटीमीटर पे ना। यहाँ पे अगर ये मिरर नहीं होता ना बच्चों, तो रिफ्लेक्शन के बाद 30 सेंटीमीटर पीछे इंटरसेक्ट कर रही होती। क्या ये बात समझ में आई आपको? अगर ये M2 नहीं होता ना, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होती। अच्छा एक बात बताओ कि पहले वाले मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे, आपने कहा हाँ सर, तो उसका इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगा। यस। क्या मुझे कोई उसका फंडा लगाने की जरूरत है? कौन सा वाला? ये जो बोलते हैं मैग्निफिकेशन वगैरह का फंडा लगाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस पे इमेज बन रही है। ठीक है। अब क्या होगा बच्चों के ये रेज यहां से रिफ्लेक्ट होकर जब M2 पे गई, तो इस M2 के लिए ये इंसिडेंट रे बनेगी नहीं बनेगी बच्चों? ये ब्लू वाली वैसे तो देखो ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट भी आ रही होंगी, M2 के ऊपर ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट भी आ रही होंगी, लेकिन हमें वो डायरेक्ट वाली कंसीडर नहीं करनी, हमें सक्सेसिव रिफ्लेक्शन से हमें इमेज फॉर्मेशन करवाना है। इस पर रिफ्लेक्शन कराया, फिर उन्हीं रिफ्लेक्टेड रे को इस पर इंसिडेंट कराया, फिर हमें इमेज फॉर्मेशन करवाना है। तो बच्चों ये जो है ना, इसके लिए वर्चुअल मतलब वैसे रियल इमेज है ये किसका? M1 का। वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगा बच्चों M2 के लिए। ठीक है। तो क्या तुम्हें ये पता है ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि ये 20 के बराबर थी बच्चों। ये वाली बात समझ में आई आपको? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, M2 के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होगी इधर? M2 के लिए बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन ये होगी या नहीं होगी? क्योंकि इसकी तो इंसिडेंट हर बार बच्चों आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, हर बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। अच्छा M2 की प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है बच्चों? M2 की प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है? ये वाली M2 की प्रिंसिपल एक्सिस ये है। क्या ऑब्जेक्ट M2 के लिए प्रिंसिपल एक्सिस पे है? ऑब्जेक्ट क्या M2 के लिए प्रिंसिपल एक्सिस पे है? नहीं। तो मतलब हमें मैग्निफिकेशन वाला फंडा यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों अब हम M2 के लिए लगाएंगे फॉर M2। ठीक है, M2 वाले मिरर के लिए बच्चों मैं फंडा लगाऊंगा, तो U जो होगा ना बच्चों U2 वो प्लस का 10 सेंटीमीटर होगा। 10 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा प्लस का बच्चों? क्योंकि डिस्टेंसेस अब इसके पोल से मेजर होंगी, इसके पोल से। तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो U2 बच्चों प्लस का 10 सेंटीमीटर होगा। F2 तो बच्चों वो भी माइनस का 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि फोकल लेंथ दोनों की 10 दे रखी है। 1/V2 प्लस का 1/U2 इज इक्वल टू 1/F2। तो बच्चों V2 की वैल्यू कितनी आ रही होगी बच्चों? यहाँ से 5 सेंटीमीटर के बराबर आ रही है क्या? 5 सेंटीमीटर माइनस का आ रही है, क्या आ रही है? ओके, माइनस का 5 सेंटीमीटर आ रही है बच्चों। ठीक है, एक मिनट। भाई ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को कि ये हो गया बच्चों माइनस का 5 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों क्या ये HO की तरह काम करेगा नहीं करेगा? ये वाला 3 सेंटीमीटर जो है, आप बोलोगे हाँ सर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो क्या मैं मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ सेकंड वाले के लिए? माइनस का V2 डिवाइडेड बाई U2 के बराबर होगा मैग्निफिकेशन। तो माइनस का -5 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या है 1/2 के बराबर आ जाएगा बच्चों M2 के लिए। 1/2 आ गया मैग्निफिकेशन। आपको पता है बच्चों जो मैग्निफिकेशन होता है ना, वो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, और ये 1/2 आ रहा है। तो हाइट ऑफ इमेज जो आएगी ना बच्चों वो 3/2 सेंटीमीटर आ जाएगी। लेकिन ये हाइट ऑफ इमेज जो 3/2 सेंटीमीटर आई है ना, ये बच्चों नीचे वाले इस प्रिंसिपल एक्सिस से आई है, जबकि हमें तो ए बी से डिस्टेंस दे रखी देनी है। तो ए बी बच्चों ये वाली लाइन है, तो ऑब्वियस बात है बच्चों बीचों बीच में इमेज बन रही होगी। देखो 5 सेंटीमीटर आगे आके, यहाँ 5 सेंटीमीटर आगे आके यहाँ पे इमेज बन रही होगी 3/2 सेंटीमीटर पे। तो बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन नहीं होता, लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट की हाइट वगैरह पता करने के लिए ना हमें वो मैग्निफिकेशन वाला फंडा यूज करना होता है, जब भी पॉइंट ऑब्जेक्ट इज नॉट एट प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट जब प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं होगा तो हमें वो वाला फंडा लगाना पड़ता है। लिख लो पहले यहां तक, इस वाले पेज पे लिख लो बच्चों जल्दी से। इस वाले मिरर का जो मैग्निफिकेशन आया ना बच्चों, इस वाले मिरर का देखो बच्चों, दूसरे वाले मिरर का जो मैग्निफिकेशन आया ना, ध्यान से सुनो इसको ना, इस चीज को। जो दूसरा वाला मिरर है ना बच्चों, उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है और इमेज कहाँ बन रहा है उसका, समझ रहे हो? देखो इस वाले के लिए ये समझने की जरूरत है कि
इस वाले के लिए जो ऑब्जेक्ट था ना वो यहां पे था 3 सेंटीमीटर ऊपर, और ये था बच्चों 10 सेंटीमीटर के बराबर। इमेज आया इसका 5 सेंटीमीटर पे। तो भाई ये पता है कि जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट साइड होते हैं तो इमेज भी सेम साइड बनता है, ठीक है ना, इनवर्ट। तो यहाँ पे जो V2 है वो 5 आया, और U2 जो है वो 10 के बराबर था। V2 मतलब माइनस का 5 आया। तो मैग्निफिकेशन जो है ना सेकंड वाले मिरर में, वो माइनस का -5 डिवाइडेड बाई 10 के बराबर, मतलब 1/2 के बराबर आया है। मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1/2। हाइट ऑफ इमेज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी बच्चों 3 सेंटीमीटर, तो 3/2 सेंटीमीटर आ गया। डन 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 डन। ऑब्जेक्ट जिस लाइन पे है ना ए बी वाली लाइन पे, उससे, हाँ मतलब ऑब्जेक्ट के एक्चुअली क्या है कि 15 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर। हाँ बच्चों ये भी समझ लेना, क्योंकि ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना 5 सेंटीमीटर है यहाँ से। मैंने थोड़ा ये डायग्राम ना गलत बनाया। 5 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट के नीचे ही बनेगा इमेज। तो सेकंड इमेज ना बच्चों ऑब्जेक्ट के नीचे बनेगा। अरे यार मैग्निफिकेशन होता क्या है, ये दिखाया ना मैंने, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को तो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, उसको इधर लेके जाएगा ना तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी ना। लिखो भाई जल्दी से। अब ध्यान से सुनो बच्चों, आप लोगों ने शीट में कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जिनमें मिरर को बीच में से काट दिया होगा। बच्चों जैसे सपोज करो ये मिरर है, ठीक है, मान लो ये मिरर है, कौन के मिरर अंदर की तरफ ना, आपने इसको ऐसे काट दिया, नीचे वाला पार्ट हटा दिया, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट रह गया। क्या इस ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस पे के रिफ्लेक्शन में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। पहले पूरा जहां पे इमेज बना रहा था, अब ऊपर वाला पार्ट वहीं पे इमेज बनाएगा नहीं बनाएगा? ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है ना बच्चों, अगर तुम इस टुकड़े को ऊपर नीचे करोगे ना तो प्रिंसिपल एक्सिस इसके साथ ही ऊपर नीचे होगी। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर से फिक्स होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपने इसे कट कर दिया, दोनों टुकड़ों को सेपरेट कर दिया, तो जिस, अच्छा जैसे एक टुकड़ा ये हो गया एक टुकड़ा ये हो गया, तो दोनों की पहले प्रिंसिपल एक्सिस एक ही थी। अभी भी जब तक इनको हटा नहीं रहे हो ना प्रिंसिपल एक्सिस एक ही है, लेकिन तुमने अगर इनको सेपरेट कर दिया तो ऊपर वाले की प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर वाले के साथ चली जाएगी, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ चली जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों हमें उसी को कंसीडर करना है अभी भी। आई बात समझ में? अब मेरे ख्याल से आपको शीट वाले क्वेश्चन करने में मदद मिल जाएगी। इंटेंसिटी बच्चों ऑब्वियस बात है घट जाएगी, क्योंकि नीचे वाले पार्ट से अब रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा, फील्ड ऑफ व्यू भी चेंज हो जाएगा जहां से आप देख पा रहे होगे। ठीक है, डन 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 बच्चों, डन 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 डन। लिख लिया आप लोगों ने? ओके, तो मैं वो शीट वाले क्वेश्चन को बच्चों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि उसे तुम खुद ही ट्राई करना पहले, तभी ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके चले भाई आगे बढ़े फिर अपन जो है। ओके बच्चों, ये हो गया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अभी तक मैंने क्या पढ़ा दिया बच्चों आप लोगों को? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब होता है दूसरा, विच इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, जिसमें बच्चों ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं बच्चों लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इसमें दो केस बनते हैं, फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज
बड़ा है, ठीक है, फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों इसमें क्या होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज फाइनाइट है तो आप क्या करोगे बच्चों, उसके दोनों एंड का इमेज बना लेना, ठीक है। ऑब्जेक्ट के दोनों एंड का क्या कर लेना बच्चों, इमेज फॉर्म कर लेना, दोनों एंड का इमेज फॉर्म कर लेना बच्चों। तो जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट बच्चों। इस एंड को बोल रहा हूं मैं ए, इसको बोल रहा हूं बच्चों बी, तो इसको बोल रहा हूं बच्चों मैं U1, इसको बोल रहा हूं बच्चों मैं U2, ठीक है, ये U2 हो गया, ये U1 हो गया। क्या आप इसके दोनों एंड का इमेज बना लोगे, जैसे 1/V1 प्लस का 1/U1 इज इक्वल टू 1/F1। बच्चों वैल्यू ढंग से पुट करना, 1/V2 प्लस का 1/U2 इज इक्वल टू 1/F2, ठीक है। तो V2 एंड V1 विल बी द इमेज ऑफ द एंड पॉइंट। तो साइज ऑफ इमेज बच्चों क्या होगा, तो साइज ऑफ इमेज जो होगा ना बच्चों, क्या V2 माइनस का V1 के बराबर होगा या नहीं होगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों वो U2 माइनस का U1 के बराबर होगा। तो बच्चों मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का कितना टाइम्स है। तो V2 माइनस का V1 डिवाइडेड बाई U2 माइनस का U1, ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू V2 माइनस का V1 डिवाइडेड बाई U2 माइनस का U1, ठीक है। ये होता है बच्चों, बस सिंपल सा बच्चों, समझ में आ गया। क्या करना है तुम्हें कि इमेज पता कर लेनी है एंड पॉइंट की और उनके बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का लेंथ, ठीक है, यहां से आ जाएगा। सब बी साइड के कुछ पॉइंट से तो रेस जाएंगी नहीं। अरे तू क्या उसका एंड मतलब ये समझ रहा है कि इसकी थिकनेस वगैरह की वजह से। बच्चे एक चीज का ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट जो है फोकस ऑब्जेक्ट पे लाई ना कर रहा हो, क्योंकि फिर उस पॉइंट का इमेज इनफिनिट में बनेगा, फिर बच्चों चीजें गड़बड़ा जाती हैं उसमें थोड़ी सी ना। हाँ फोकस सेम रहेगी, मैंने ये क्या कर दिया, ठीक है। फंडा समझ में आया बच्चों आप लोगों को, ये वाला फंडा समझ में आया, ये वाला फंडा समझ में आया बच्चों। तो बच्चों हमें दोनों का इमेज बना लेना है, दोनों एंड का, और फिर हमें V2 माइनस का V1 डिवाइड बाय U2 माइनस का U1 कर देना, विद साइन करनी है सारी चीजें बच्चों ना, साइन के साथ आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। ये था बच्चों को फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट हो, मतलब ना जिसकी लेंथ वगैरह मतलब बहुत ज्यादा छोटी ना हो। अगला केस बनता है बच्चों, इसमें दूसरा केस बनता है इनफाइनाइटली स्मॉल ऑब्जेक्ट। अगर बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है जिसका साइज बच्चों बिल्कुल नेग्लिजिबल कंसीडर किया जा सकता है, मतलब U2 माइनस U1 को बहुत छोटा कंसीडर किया जा सके, जैसे U2 माइनस का U1 आया ना हमारे पास, इसको DU कंसीडर किया जा सके, तो बच्चों फिर V2 माइनस का V1 को भी हम DV कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या आया लॉन्गिट्यूडिनल ऑब्जेक्ट का, हमारे पास मैग्निफिकेशन आया बच्चों V2 माइनस का V1 डिवाइडेड बाय U2 माइनस का U1। तो बच्चों फिर ये बन जाता है DV डिवाइडेड बाय DU के बराबर, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, DV डिवाइडेड बाय DU के बराबर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा छोटा है, 1 mm 2 mm का है, और ठीक है पॉइंट मतलब बहुत छोटा है, या कोई भी चीज जो बहुत छोटी चेंज हो रही है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे DU। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, हमारे पास एक फॉर्मूला था 1/V प्लस का 1/U इज इक्वल टू 1/F वाला। इस फॉर्मूले को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं किसके रेस्पेक्ट में, U के रेस्पेक्ट में, तो 1/V का स्क्वायर DV डिवाइडेड बाई DU माइनस 1/U का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो DV डिवाइडेड बाई DU जो आएगा बच्चों वो माइनस का V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई U का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो DV डिवाइडेड बाई DU जो है माइनस का V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई U के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा बच्चों। तो ये होता है बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस का V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई U का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया बच्चों सारे लोगों को, क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो दो तरीके के मैग्निफिकेशन होते हैं बच्चों, जब ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना, तो ये फंडे बनते हैं बच्चों ना उसमें। 1 कहां लिखा है, अरे U1। तो भाई बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ऐसा होगा तो ये करना है, ये होगा तो ये करना है बच्चों, इनफाइनाइटली स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा तो ये करना है, ठीक है। अच्छा इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं,
क्वेश्चन ठीक है, क्या गड़बड़ है इसमें? An object AV is placed on the axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter and A of the object is at 30 centimeter from the mirror. Find the length of the image if the length of the object is 5 centimeter and if length of the object is 1. तो ये दो पार्ट है बच्चों ना. तो if number 1 length of object is 5 centimeter and number 2 if length of the object is 1 mm. ठीक है, दो पार्ट है. तो पहले 5 सेंटीमीटर मतलब तुम्हारे जो दो केस मैंने अभी तुम्हें बताया ना, उन दोनों का मिक्स है. अच्छा, कर लिया ना आप लोगों ने इसको सॉल्व? तो V1 बच्चों 15 माइनस का 15 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा होगा. ठीक है, ये तो पहला वाला पार्ट हो गया. अब बच्चों दूसरे वाला डिस्टेंस होगा ना U2, वो 35 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो U2 इज इक्वल टू माइनस का 35 सेंटीमीटर. तो 1 अपॉन V2 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 35 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 10. तो बच्चों V2 आ रहा होगा माइनस का 14 सेंटीमीटर आ रहा होगा. देखो यही आ रहा है क्या? V2 माइनस 14 आ रहा होगा और V1 बच्चों माइनस का 15 सेंटीमीटर आ रहा होगा. ये आ रहा है क्या बच्चों? तो मतलब ए का जो इमेज बनेगा ना बच्चों, वो कहां बनेगा? ए का इमेज 15 सेंटीमीटर पे ए डैश, और बी का जो इमेज बनेगा बच्चों वो बनेगा बी डैश 14 सेंटीमीटर पे. अच्छा, क्या तुम्हें ये इसका ओरिएंटेशन चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है? पहले ए लेफ्ट में था, बी राइट में था. इमेज में बच्चों ए जो है लेफ्ट में हो गया है और बी राइट में हो गया है. ठीक है, तो ये इसे बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज. इन्वर्टेड हो गया ना. अगर ये एरो होता ना ऐसे, तो एरो अब उल्टा बन रहा होता है यहाँ पे. ठीक है, तो इसको इन्वर्टेड बोलेंगे. ये इन्वर्ट हो गया. मैग्निफिकेशन क्या आएगा बच्चों इसका? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, मैंने तुम्हें क्या बताया बच्चों? V2 माइनस का V1 डिवाइड बाई U2 माइनस का U1. तो बच्चों V2 बी वाले के लिए बोल रहा हूं ना, माइनस का 14 माइनस का माइनस का 14 माइनस का V1 क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? माइनस का 15 डिवाइडेड बाई U2 क्या है? माइनस का 35 माइनस का 30. ठीक है, ऊपर आ रहा होगा बच्चों तुम्हारे पास, क्या आ रहा होगा ऊपर? 15 माइनस का 10 1 डिवाइडेड बाई माइनस 5. ये आ रहा है ना बच्चों मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन देखो नेगेटिव आ रहा है. एक बुक है बच्चों जिसे बच्चों बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, उसने इस फॉर्मूले को उल्टा लिखा हुआ है, माइनस लगा के लिखा हुआ है. ठीक है, एक बच्चा लेके आ गया 12th वाला मेरे पास, सर ये फॉर्मूला तो गलत है. तो ऐसी भी होती तो मैं बता देता. ठीक है, मैंने कहा भाई मैंने कहा यार ऐसा मत कर, देख. अच्छा, तो समझ में आया बच्चों? माइनस नेगेटिव है ना हमारा पहले फॉर्मूले से, उसके फॉर्मूले से पॉजिटिव आ रही थी ये चीज. मैंने कहा भाई जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना वो सही है. ठीक है, तो बच्चों इसको ध्यान में रखना. V2 माइनस V1 डिवाइड बाई U2 माइनस का U1. क्या ये तुम्हें पहला वाला फंडा समझ में आया बच्चों? अच्छा, मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? लेंथ ऑफ
इमेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का 1/5, ठीक है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों आप पुट कर दोगे यहाँ पे, तो माइनस का 1 सेंटीमीटर मतलब यार होगा, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर बच्चों हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकंड वाला बच्चों, सेकंड वाले में बच्चों क्या होगा, लॉन्गिट्यूड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, v² डिवाइडेड बाय u²। अब एक बात बताओ मेरे को ना, ये कोई मिरर है और 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपको बोला किसी ने कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका साइज क्या है बच्चों 1 mm। तो 1 mm बच्चों आप ऐसे मान लोगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब आप एक एंड के लिए भी 30 मानोगे, दूसरे एंड के लिए भी 30 ही कंसीडर करोगे u को। तो u बच्चों यहाँ पे माइनस का 30 होगा, 1/v प्लस का 1/u इज इक्वल टू 1/f को सॉल्व करके v कैलकुलेट करोगे, माइनस का 15, तो v 15 का काम करेगा, u बच्चों माइनस 30 का काम करेगा, पुट कर दोगे m इज इक्वल टू माइनस का -15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस का 30 का स्क्वायर, ये बच्चों 1/4 के बराबर आ जाएगा माइनस का, ठीक है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कर देंगे, तो लेंथ ऑफ इमेज बच्चों हमारे पास 0.25 mm के बराबर आ रही होगी, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास ना, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या ये सारे बच्चों को समझ में आ गया? लो जी, ये हो गया बच्चों तुम्हारा मैग्निफिकेशन वाले क्वेश्चंस ना। दोनों तरीके के मैग्निफिकेशन वाले केसेस हमने यहाँ पे निपटा डाले। डन 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 बच्चों। मैग्निफिकेशन के बाद आते हैं बच्चों वेलोसिटी वाले केसेस पे ना, वेलोसिटी वाले केसेस पे। कहाँ किया मैंने, ये रहा सेकंड वाला। कर लिया बच्चों आप लोगों ने, अटेम्प्ट कर लिया। v का स्क्वायर क्यों लिया है? ओए पीछे फॉर्मूला डेराइव करवाया तेरे को, माइनस का v का स्क्वायर डिवाइड बाय u का स्क्वायर। अब वो नेगेटिव तो इसलिए आ रहा है कि वो इन्वर्ट हो जाएगा, माइनस जो आ रहा है ना वो इन्वर्ट होने की वजह से आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है जिस तरीके से उसका उल्टा टाइप से इमेज बन रहा होगा, ठीक है, वो इसके लिए आ रहा है। कोशिश तो यही है यार कि मिरर का मतलब सारा पार्ट कंप्लीट तो हो जाए, एक एनालिसिस वाला पार्ट रह जाएगा जो कि थोड़ा सा डीसीएस में मुझे कराने की जरूरत पड़ेगी सर। एक करा दूंगा मैं ना उसको, डीसीएस में पूछ लेना, जो भी पुराने रह गए हो ना बच्चों क्वेश्चंस, अगर कोई उसका जो पिछली क्लास में मैंने ना कराया हो डीसीएस में पूछ लेना, ठीक है। अभी अभी मोमेंटम ऑलरेडी हमारे पास टाइम कम है इनके लिए ना। अब आ जाता है बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज फाउंड बाय द स्फेरिकल मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज formed by spherical mirror, ठीक है। स्फेरिकल मिरर जो इमेज फॉर्म करता है बच्चों, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बच्चों हमेशा मैंने तुम्हें क्या बोला है कि जब भी मिरर से वेलोसिटी को कैलकुलेट करना हो, मिरर से बनी हुई इमेज की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना हो, तो हम क्या करेंगे, हम उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लिया करेंगे, एक परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गए बच्चों एक्स एक्सिस और ये हो गए बच्चों वाई एक्सिस, ठीक है। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन कंसीडर करने हैं। हमेशा बच्चों मोशन को तोड़ लेना है, किसमें बच्चों? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में।
एक्स कंपोनेंट बच्चों अलग कैलकुलेट करना है, वाई कंपोनेंट ऑफ इमेज वेलोसिटी अलग कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक्स कंपोनेंट ऑफ इमेज वेलोसिटी, एक्स कंपोनेंट या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ इमेज वेलोसिटी। ये दोनों बच्चों इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने हैं आपको ना, पहले एक्स कंपोनेंट और फिर वाई कंपोनेंट, ठीक है। ठीक है भाई, हमारी बात समझ में आई। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ इमेज वेलोसिटी, मुझे ये बताओ ये यू क्या था? ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट था विद रेस्पेक्ट टू पोल, ये ऐसी को बोलो बच्चों मिरर, मिरर के रेस्पेक्ट में बच्चों था ना ये एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। यू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट था बच्चों। वी क्या था? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू पोल और मिरर, यही बोलोगे ना बच्चों, ठीक है। सो बच्चों अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मूव कर रहा होगा या मिरर मूव कर रहा होगा, देखो बच्चों मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे, तो ये यू था, इस यू को चेंज करने के लिए दो चीजें रेस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन? अगर ऑब्जेक्ट इधर चले या इधर चले, मिरर इधर चले या इधर चले, मतलब मिरर की मोशन भी इसको अफेक्ट करेगी बच्चों। ऑब्जेक्ट की मोशन तो अफेक्ट करेगी लेकिन मिरर की भी करेगी। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो यू पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, मिरर ऊपर जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। यू थोड़ी चेंज होगा। यू तो बच्चों कब चेंज होगा? जब ये दोनों इधर की तरफ चले, ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब इनके कोई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के, ठीक है। ऑब्जेक्ट और मिरर अगर एक्स के पैरेलल चल रहे होंगे ना तो बच्चों यू चेंज होगा, और यू चेंज होगा तो बच्चों क्योंकि यू और वी दोनों कैसे रिलेट हो रखे हैं? इस फॉर्मूले की हेल्प से। किस फॉर्मूले की हेल्प से? 1/v प्लस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। मतलब फोकल लेंथ तो चेंज होने से रहा बच्चों इनके मोशन से, तो अगर u चेंज होगा बच्चों तो v चेंज होगा ही नहीं होगा। तो बस हमें यही रिलेशन कैलकुलेट करना है कि u के चेंज होने से v कैसे चेंज होगा। मुझे कोई ये बताएगा कि du by dt क्या होगा? बच्चों du by dt ना u का रेट ऑफ चेंज होगा। अब u किसके रेस्पेक्ट में मेजर किया गया? मिरर के रेस्पेक्ट में, तो u का रेट ऑफ चेंज भी किसके रेस्पेक्ट में होगा बच्चों? मिरर के रेस्पेक्ट में। तो यहां से आएगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, बट ध्यान रखना एक्स कंपोनेंट आएगा ओनली। अगर मैं कहूं तुमसे dv by dt किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, लेकिन ओनली एक्स कंपोनेंट को। क्या ये दोनों चीजें समझ में आई तुम लोगों को कि भाई जब u जो है मिरर के रेस्पेक्ट में, तो उसका रेट ऑफ चेंज भी मिरर के रेस्पेक्ट में ही होगा। ठीक है बच्चों, ये वाली बात क्लियर हो गई आपको? मुझे बच्चों बस इनका रिलेशन पता करना है, किन किन का? dv by dt का और du by dt का। कोई ऐसा रिलेशन है कि कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इन दोनों को रिलेट करता हो? आप बोलोगे सर ये रहा, ये वाला फॉर्मूला। तो इसका अगर तुम डिफरेंशिएशन कर दो तो एक रिलेशन बन जाएगा इन दोनों के बीच में, ये वाला फॉर्मूला। अरे u और v का डायरेक्ट रिलेशन इनके बीच में है ना। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो बच्चों 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f स्क्वायर को, तो ये आएगा बच्चों माइनस का 1/v स्क्वायर dv डिवाइडेड बाय dt माइनस का 1/u स्क्वायर du डिवाइडेड बाय dt, और ये बच्चों इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से बच्चों तुम्हारे पास dv डिवाइडेड बाई dt जो है ना, वो माइनस का v स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर du डिवाइडेड बाई dt के बराबर बन जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये होता है बच्चों माइनस का v स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और ये बच्चों ध्यान रखना एक्स एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं, मतलब ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बच्चों हमारे पास आ जाएगा, इसको उधर ले जाइएगा, मतलब ध्यान रखना इसको एक्स कंपोनेंट के लिए लगाना है बस हमें। v स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन माइनस का वेलोसिटी ऑफ मिरर इन x डायरेक्शन प्लस का वेलोसिटी ऑफ मिरर इन x डायरेक्शन। बच्चों ये आ जाएगा तुम्हारे पास क्या? ऑब्जेक्ट और इमेज की पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कंपोनेंट में रिलेशन। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल कंपोनेंट होगा ना बच्चों दोनों का, वो आ जाएगा। देखो भाई इस चीज को, और यही फंडा बच्चों लेंस के लिए लगेगा, यही फंडा हर जगह यूज होगा। आपने u और v किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन किए हैं? जल्दी बताओ मेरे को। u और v मिरर के रेस्पेक्ट में डिफाइन किए हैं, तो उनका रेट ऑफ चेंज भी किसके रेस्पेक्ट में होगा? मिरर के रेस्पेक्ट में। तो u और v में कोई रिलेशन होता है क्या? आपने कहा हाँ सर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है मिरर फॉर्मूला जो होता है।
तो अगर मैं इनके रेट ऑफ चेंज मतलब इनके रिलेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dv by dt du by dt में रिलेशन आ जाएगा। dv by dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। du by dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। जो लास्ट फॉर्मूला है ना, फाइनल वाला फॉर्मूला है, उससे x कंपोनेंट मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया। तो ये जो लास्ट में फॉर्मूला लिखा है ना बच्चों, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये जो फॉर्मूला लिखा है ना बच्चों, ये वाला, ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। मतलब मिरर वाला फॉर्मूला भी बच्चों मैं लिख देता हूं यहाँ पर ना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस का v स्क्वायर डिवाइड बाय u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, ये लो। तो ये x कंपोनेंट के बारे में सारी चीज यहां से पता लग गई। तो बच्चों पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपको अलग सॉल्व करना है, ठीक है, और दूसरा वाला बच्चों आपको अलग सॉल्व करना है। अब आ जाए बच्चों y डायरेक्शन में बात करें थोड़ा सा। हाँ भाई, एक कंपोनेंट तो हो गया। अब बात करते हैं बच्चों कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हमें परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के साथ मतलब परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट अलग कैलकुलेट करना है। सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बच्चों ना, सब एक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, हो गया बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने। लास्ट वाला तो आप मिरर के रेस्पेक्ट में बोले थे। देखो ये मिरर के रेस्पेक्ट में, मतलब ये वाला बॉक्स वाला ना, ये मिरर के रेस्पेक्ट में यहाँ पे लिखा है ना वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। जब तुम वैल्यू पुट कर दिया ना तूने इसकी, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस का वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज ना, ये जो फाइनल आया ना, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आया है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट होता है, इमेज का y कोऑर्डिनेट होता है, जिनको हमने HO और इसको बोल रहा हूं बच्चों मैं YO। तो y कंपोनेंट ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों मिरर से फिक्स होती है, मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों साथ रहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में होता है बच्चों, और इसको बोल दो बच्चों मिरर। ठीक, तो बच्चों देखो, मान लो यहां पर मैं एक डायग्राम बनाता हूं। क्या तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो रही है भाई, क्योंकि क्वेश्चन तो बच्चों इन्हीं से बनेंगे भाई, कॉन्सेप्ट तो यही है। ठीक है, आजकल मैं देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पे ना बहुत सारे शॉर्ट्स देखता हूँ, लोग ना छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर करके दिखा रहे हैं ना, मतलब ये देखो ये कर दिया तो ये हो गया वो हो गया। तो समझ में नहीं आता कि उससे क्वेश्चन, मतलब जो एक्सपेरिमेंट वो दिखा रहे होते हैं ना, वो बस फन के लिए अच्छे हैं, मतलब आईआईटी के लिए अच्छे नहीं है वो। जो वो कर रहे होते हैं मतलब ना, या तो आईआईटी वाले करो रेजोनेंस ट्यूब लाओ,
वो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, उसको करके दिखाओ। और अपने उसमें आते हैं ना, एक मेन तो बच्चों वही वाला है, फिर वो पोटेंशियोमीटर वाला दिखाओ, वो दिखाओ, ठीक है। कुछ ऐसा मैं देख रहा था ना जस्ट। तो बच्चों अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसको हम वाईओ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? तो अगर मिरर ऊपर चलेगा या नीचे जाएगा तो क्या तुम्हें पता है प्रिंसिपल एक्सिस उसके साथ ऊपर नीचे जाएगी? ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे जाएगा बच्चों तो भी वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा या नहीं होगा? हाँ जी, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होगा या नहीं होगा? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस से कितना दूर जा रहा है। तो अगर मैं लिख रहा हूं डी वाई ओ बाई डी टी, तो क्या तुम लोगों को यह समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर है इन वाई डायरेक्शन? अगर मैं लिख रहा हूं बच्चों डी वाई आई बाई डी टी, तो तुम्हें समझ में आ रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज है विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन। अच्छा, इनके बीच में कोई रिलेशन था क्या? तो वाई आई डिवाइड बाई वाई ओ या एच आई डिवाइड बाई एच ओ, ये होता था बच्चों माइनस का वी डिवाइडेड बाई यू के बराबर। ये इनके बीच में एक रिलेशन था बच्चों। अच्छा, इस चीज को बच्चों पता है मैं क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का वेलोसिटी ऑफ मिरर इन वाई डायरेक्शन। इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों मैं? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस का वेलोसिटी ऑफ मिरर इन वाई डायरेक्शन। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन वाई डायरेक्शन। ये रिलेशन मेरे पास यहाँ पे दे रखा है। तो क्या मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ? माइनस का वाई ऑफ ऑब्जेक्ट वी डिवाइडेड बाई यू, इसके बराबर आ जाएगा बच्चों। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास इनके डिफरेंशिएशन में रिलेशन आ जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, इस वाली को, इसका डिफरेंशिएशन आता है बच्चों डी वाई आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डी वाई ओ वी डिवाइडेड बाई यू डिवाइडेड बाई डी टी। डी वाई आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस टाइम्स वाई ओ डी, इसका अलग डिफरेंशिएशन कर लेना, माइनस वी डिवाइडेड बाई यू डी वाई ओ बाई डी टी, ठीक है। इसका अलग डिफरेंशिएशन कर लेना बच्चों, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास रिलेशन। इसको वैल्यूज पुट कर देना, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस का वेलोसिटी ऑफ मिरर इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस का वाई ओ। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा तुम्हें, इस वाली चीज को, वी डिवाइडेड बाई यू डिवाइडेड बाई डी टी को, माइनस का वी डिवाइडेड बाई यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का वेलोसिटी ऑफ मिरर, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का वेलोसिटी ऑफ मिरर इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। लो भाई, ये आ गया बच्चों तुम्हारे पास। हाँ भाई, हाई पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं बच्चों ना। अभी अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये तो तुम्हें, ये मेरा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आड़ा टेढ़ा है बच्चों ना, इसमें तुम मतलब समझ जाओ बस। अभी जब तक इसका क्वेश्चन नहीं करोगे ना तब तक इसमें कुछ पता नहीं पड़ेगा आपको। तो वेलोसिटी के बाद बच्चों एक ही कॉन्सेप्ट रह गया, मतलब हमने अपना, देख रहे हो, तुम्हें इतना प्यार से पढ़ाने के बावजूद जो मैं 12th वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, वो सारा का सारा कंसेप्ट मैंने तुम्हें इतनी क्लासेस में कंप्लीट करा दिया। पर थोड़ा सा बच्चों मतलब वैसे तो मैंने कोई कसर छोड़ी नहीं है वैसे तुम्हारे लिए, ठीक है। ऐसे पढ़ाऊंगा थ्रू आउट द ईयर, पता नहीं लगने दूंगा तुम्हें। लिखो जल्दी से। पर ये ध्यान रखना बच्चों के ये साल तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग तो नहीं होने वाला। कल मैं बच्चों को बता रहा था, हमारे जो 11th वाले बच्चे ना, उनको बता रहा था, मैंने कहा देखो बच्चों, फिजिक्स इंटरेस्टिंग है 60%, 40% फिजिक्स इज बोरिंग, 60% इज वेरी इंटरेस्टिंग, 40% इज वेरी बोरिंग। वो 40% ही रैंक डिसाइड करती है। इंटरेस्टिंग वाली पढ़ाने में लोगों को बहुत मजा आता है, मतलब ना इंटरेस्टिंग वाली फिजिक्स है ना, जहाँ
लोगों को विजुअलाइज कराना, ये लो स्टाइल मारना, सब चलता है वहां पे ना। 40% वाली जो है ना, उसमें हाथ नहीं डालते वो, जो इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जो कहते हैं फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो 60% को पढ़ाते हैं, 60% वाले पार्ट को पढ़ाते हैं। 40% में हाथ नहीं डालते, डाल के देखो हाथ जलेंगे तुम्हारे। सो द थिंग इज के अच्छा, फिर रैंक कैसे आ जाती है? मतलब अगर वो 40% को नहीं पढ़ाते तो रैंक, तो बच्चों को रैंक वाला तो बच्चा होता है, रैंक देता है बच्चा। सो जो वो 40% है ना, वो बच्चा खुद कर लेता है। ठीक है, अगर ऐसे फैकल्टी को जिसने फिजिक्स को बहुत इंटरेस्टिंग बना रखा है, उस फैकल्टी को रैंकर अगर मिल गया ना, तो उस रैंकर ने वो 40% खुद की थी। क्योंकि भाई फिजिक्स में अगर तुम वाकई में अगर तुम पढ़ाओगे ना इसके कॉन्सेप्ट्स को, तो भाई कॉन्सेप्ट क्या, उसमें क्या डाल दोगे? दही डाल दोगे, धनिया डाल दोगे, जीरा डाल दोगे, या उसमें तड़का लगा दोगे, क्या कर दोगे? मतलब सिंपल सी बात है यार, वो चीजें तो सिखाओगे ना तुम एडवांस लेवल में बच्चे को ले जाके। सो मैं कई बार कहता था यार, इस मतलब मैं काफी टाइम से क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में चलता रहता था कि फिजिक्स मतलब बहुत ही ज्यादा इजी है क्या? देखो इजी बन जाता है, पर वो है कि बोरिंग वाले फेज से भी हमें गुजरना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, वो बोरिंग, लेकिन उसमें जाना नहीं चाहता कोई। ठीक है, उसमें जाना नहीं चाहता। नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ बच्चे, ध्यान रखना, मैं इन जनरल बता रहा हूँ, मतलब ना, क्योंकि अगर तुम इसको पढ़ोगे ना बच्चों, ढंग से पढ़ोगे ना फिजिक्स को, तो आपको मिलेंगे ऐसे टॉपिक ना जहाँ पे आपको लगेगा कि यार या तो सीख लो या यहाँ पे भी मौज मस्ती कर लो। तो अब जैसे मैं हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा होता हूँ, तो पौने 2 घंटे, मान लो चलो 10 मिनट में बात भी करता हूँ तुम लोगों से ना, जैसे अभी कर रहा हूँ राइट नाउ ना, तो पौने 2 घंटे में से 1.5 घंटे में तुम्हें ज्ञान दे रहा होता हूँ, लगातार यहाँ से इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा होता है तुम्हारी तरफ। लो भाई ये भी लो, ये कॉन्सेप्ट लो, ये कॉन्सेप्ट लो। अच्छा, हर 5-10 मिनट में तुम नई चीज सीख रहे होते हो, नई भी नहीं सीख रहे होते तो मतलब कुछ अच्छी चीजों का रिवीजन या कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है। ठीक है, सो सो बच्चों, ठीक है, आप ड्रॉ करो, आप ये मत सोचना कि यहाँ पर नाच गाने होंगे। ठीक है, आप ड्रॉ पर अपनी चॉइस से बने हो। डांस, सिंगिंग, ये सब तुम्हारे लिए 1 साल के लिए साइड में रख दो, फिर तुम कर लेना। आईआईटी में जाने के बाद तुम करना, तुम वहां पे क्लब वगैरह ज्वाइन करना, जो भी है, जो भी करना है तुम्हें, तुम जाके करना आईआईटी में जाके ना। सो मेरे ख्याल से एज अ ड्रॉपर चुपचाप पढ़ाई में ध्यान दो। ठीक है। सो ये हो गया बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, करो भाई सॉल्व इस वाले क्वेश्चन को ना, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है, इसके बाद तो मेरी तरफ से मतलब हमारा मिरर वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको करके आने हैं। सर मैं तो ड्रॉपर बैच को कंफर्ट जोन वाला समझ रहा था। नहीं भाई, कंफर्ट जोन नहीं है ड्रॉपर बैच, ये ध्यान रखो भाई। ठीक है, कंफर्ट नहीं है यहाँ पे, मौज मस्ती नहीं है यहाँ पे पढ़ाई मिलेगी तुम्हें फिर, और मेरी क्लास में तो मिलेगी मतलब ना। वैसे कंफर्ट वाले भी और बहुत मस्त मौज मस्ती वाले बैचेस भी होते हैं जहाँ फिजिक्स वेरी इजी फील होती है। ठीक है, पर वहां पर फिर ये तेरे को डेरिवेशन नहीं मिलेगा, तू देख लेना, तू कंपेयर करके देख लेना, तो ये डेरिवेशन नहीं मिलेगा फिर, ये वाला ना, ये डेरिवेशन तेरे को नहीं मिलेगा। और फिजिक्स बहुत इजी लगेगी तेरे को ना, ये डेरिवेशन नहीं होगा। जहाँ ये डेरिवेशन होगा वहाँ फिजिक्स इजी नहीं लग रही होगी, वहाँ मतलब इंटरेस्टिंग जो डांस गाने नाच जो चल रहा होता है ना, वो नहीं होगा फिर वहां पे ना, जहाँ वो डेरिवेशन मिलेगा तेरे को। तो या तो वो डेरिवेशन या डांस, क्या पसंद है तेरे को? ऑब्वियस सी बात है, क्यों दिमाग पे इतना लोड डाले हैं? तो डांस हो रहा है सामने, एंटरटेनमेंट हो रहा है, वो ज्यादा चाहिए ना अपन को। करो भाई जल्दी से, इसको नोट करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से ना इसको। A point source S is moving with a speed of 10 meter per second in xy plane as shown. The radius of curvature of the mirror is 4 meter. What will be the velocity vector of the image formed by paraxial rays? Paraxial मतलब small angle of incidence consider करते हुए हमने इसको आंसर करना है। ठीक है, सर अगर मिरर रेस्ट पे है तो हाँ, मिरर रेस्ट पे तो फिर तो वेलोसिटी ऑफ मिरर वाला फंडा ही खत्म हो गया ना वहां पे। ठीक है, मिरर वाला वेलोसिटी ऑफ मिरर वाला फंडा ही नहीं आएगा।
चलो बच्चों, इसको मैं एज इलस्ट्रेशन करा देता हूँ, बिकॉज आपके पास यहाँ पे और भी क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, ये देखो एक और क्वेश्चन, ठीक है, सेम तरीके का है, तुम्हें इसको ट्राई करना होगा। एक और क्वेश्चन देखो जिसमें मिरर मूव कर रहा है। तुम मुझे बताओ कि मैं कौन सा वाला करूं, मिरर मूव करने वाला करूं या ये वाला करूं। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूँ इसमें से ना। एक ये क्वेश्चन है बच्चों, इसके सारे क्वेश्चन आपको घर से करके आने हैं। पहले वाला ही कर दूं, ठीक है। चलो बच्चों, हमेशा बच्चों इसकी वेलोसिटी को क्या कर लेना है अपन को, ऐसे तोड़ लेना है पहले तो, इधर और इधर। ठीक है, ये क्या हो गया 10 cos 37 मतलब 8 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया बच्चों 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u कितना दे रखा है बच्चों, माइनस का 6 के बराबर। v कितना आ जाएगा 1/v प्लस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। f कितना है बच्चों, कौन के मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 दे रखी है तो माइनस का 2, तो 1/v इक्वल टू 1/6 माइनस का 1/2। तो यहाँ पे 6 एलसीएम 1 माइनस का 3, तो v की वैल्यू आ रही होगी बच्चों, कितनी आ रही है हमारे पास, माइनस का 3 मीटर के बराबर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर के बराबर। ठीक है, v आ गया हमारे पास, u आ गया। v और u बच्चों हमें पता लग चुके हैं। पहले बच्चों अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, x कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट यही करना है बच्चों तुम्हें सेम तरीके से ना। अगर तुम भूल भी जाओ ना बच्चों, तो ध्यान रखना कि हमने 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f को डिफरेंशिएट करके इसका रिलेशन पता किया था, जो कि आया था dv/dt इज इक्वल टू माइनस का v स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर du डिवाइडेड बाय dt। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस का v स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन माइनस का वेलोसिटी ऑफ मिरर इन x डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया। हमें ये पता है कि जो है ये तो 0 के बराबर है, मिरर तो मूव ही नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन आ गया था माइनस का -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2 का -6 का स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन कितनी दे रखी थी बच्चे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना, तो ये जो है ना 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन जो आ जाएगी ना बच्चों तुम्हारे पास माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो बच्चों ये इमेज जो है ना उल्टी चल रही होगी। ठीक है, अच्छा इमेज बनेगी कहाँ बच्चों, यहाँ पे कहीं बनेगी, सेम साइड पे तो बच्चों इमेज इन्वर्टेड बनेगी, यहाँ पे बनेगी इमेज, और ये ऐसे जा रही होगी। एक्स कंपोनेंट तो इधर आ गया बच्चों हमारे पास ना, इसका एक्स कंपोनेंट इधर आ गया। ओके, तो एक्स कंपोनेंट बच्चों -2 के बराबर आ चुका है, तो -2 तो ए बी और सी में से कोई ऑप्शन हमारा होना चाहिए था। ठीक है, अब हमें बच्चों वाई कंपोनेंट के लिए फाइंड मारनी है, वाई कंपोनेंट। ठीक है भाई, वाई कंपोनेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अभी हमने लिखा था y कंपोनेंट ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट v डिवाइडेड बाय u, ये लिखा था हमने। इसका डिफरेंशिएशन करो बच्चों, dy/dt इज इक्वल टू माइनस का v डिवाइडेड बाय u। मैंने इसको एक फंक्शन मान लिया, इसको एक मान लिया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, dy/dt माइनस का y इधर आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ बच्चों ना मैं, तुम्हें पता है u dv डिवाइडेड बाय dt माइनस का v du डिवाइडेड बाय dt डिवाइडेड बाय u का स्क्वायर, यही आता है। dy/dt बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन माइनस का वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस का v कितना था बच्चों, माइनस का 3, u कितना था, माइनस का 6, dy/dt कितना है बच्चों, ये ऊपर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, तो ये 6 के बराबर आ गया, माइनस वाई है कितना बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका 1 मीटर के बराबर। अच्छा बच्चों, कई बार अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है ना, तो ये वायु जो है ना 0 हो जाता है, तो इसका लफड़ा ही खत्म हो जाता है इस वाली टर्म का ना, ये वायु 0 होता है, प्रिंसिपल एक्सिस वाला इजी हो जाएगा। ये तो हाइट में था, तो वायु मुझे 1 लेना पड़ेगा। अब u की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, माइनस का 6 के बराबर। dv/dt बच्चों मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये रहा, ये dv/dt है ना, ये कैलकुलेट किया ना अभी अपन लोगों ने, ये माइनस का 2 के बराबर, दिस इज -2, माइनस का v कितना है बच्चों हमारे पास, माइनस का 3, du/dt कितना आया बच्चों हमारे पास, du/dt ये 8 था। du/dt था क्या बच्चों, du/dt था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का वेलोसिटी ऑफ मिरर इन x डायरेक्शन। मिरर की वेलोसिटी तो थी नहीं, और मैंने इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मानते हैं, तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय u का स्क्वायर, u था बच्चों -6 का स्क्वायर। इतना लेंथी होता है भाई, डर लग रहा है नहीं लग रहा है तुम्हें अभी तक,
नहीं लग रहा? खतरों के खिलाड़ी हो फिर तो तुम। ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, ये और ये प्लस हो गया, ठीक है। तो ये 6 और ये 6 एक 6 को उड़ा देगा यहाँ पे ना, ये तो प्लस हो ही गया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, मिरर की वेलोसिटी तो है नहीं बच्चों, इज इक्वल टू ये आएगा तुम्हारे पास माइनस का 3, माइनस का ये आएगा बच्चों तुम्हारे पास 2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 6, 2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 6, यही आएगा ना dv बाई dt, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ रहा होगा तुम्हारे पास 1/2 के बराबर। तो माइनस का 3 माइनस का 1/2, 3.5 है क्या कोई ऑप्शन? 3.5 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। क्या आंसर इसका? बी ऑप्शन। कोई देखना बच्चों, कोई कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने ना, कैलकुलेशन मिस्टेक? एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करो जल्दी से। 8 कहां पे है? अच्छा डी बाई डी टी यहाँ पे 8 आएगा, ये 2 गलत लिख दिया था ना मैंने, 8 होगा ये बच्चों। यहाँ पे फिर 4 बच रहा होगा, 4 और 2 6, तो ये माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 4, ठीक है बच्चों। ओके, अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, एक तो बच्चों ये सारे के सारे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अरे कुछ नहीं, ये वाला इलस्ट्रेशन और इसके बाद ये 2-3 कर लिए ना तुम लोगों ने, ये वाला अगर तुमने 2-3 क्वेश्चन निपटा दिए ना इसके, ए होमवर्क ले जाओ रे। ऐसे कौन करता है? इतने इतना प्यारा टीचर मिला है तुम्हें, उससे तुम भाग रहे हो दूर। रुक जाओ, पहले होमवर्क लेके जाओ। कितने प्यार से मैं टॉपिक कवर करा रहा हूँ, कितने प्यार से डिस्कशन कंप्लीट कर रहा हूँ, तुम्हें भागने की पड़ी हुई है। ऐसा कौन करता है रे? अब तुम्हें बच्चों ये कंप्लीट कर लेना है, कौन सा वाला? सेक्शन बी, ठीक है, वो कंप्लीट करना है आपको। देखो बच्चों धीमे धीमे से कंप्लीट हो जाएगा, ये शीट पता भी नहीं चलेगी। अगर तुमने सोचा कि लास्ट में करूंगा तो नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। ओके सो बच्चों, एक था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया था, 2 दे दिया था, 3 हमने कर ही लिया, 4th कर लिया हमने डिस्कस, 5th वाला करना है बच्चों, 6th वाला करना है, 7th करना है आपको, 7 तक करने हैं, ठीक है। ये 7 तक हो गए आपके। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों ने इस शीट में, बस ज्यादा नहीं दी। और वो जो पीडीएफ है ना बच्चों, जो मैंने पीपीटी दे रखी है, उसके क्वेश्चन करके आने आपको, ठीक है, उसके क्वेश्चन करके आने। कल डिस्कशन कराऊंगा मैं, और कल बच्चों फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पार्ट भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मिरर, इसका मिरर का एक छोटा सा पार्ट भी रह गया है, इनफाइनाइट डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन ना, वो मैं करा के और फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है आधा पौन घंटा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पढ़ा दूंगा अगली क्लास में ना। पीपीटी वाले क्वेश्चन जो मैंने ये वाले जो स्टार्टिंग में जो मैंने पीपीटी अपलोड की ना, ये वाले क्वेश्चन जो रह गए इसमें, ये जितने भी हैं इसके ना, इस पीपीटी के, इस शीट से पहले इसको तुम, इसका जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना आपको मिल जाएगा ये,